सचिन की जांच तेज हो गई है। एटीएस 3 दिन से लगातार सीमा और सचिन से पूछताछ कर रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। इस बीच कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो आईएसआई कनेक्शन की तरफ इशारा भी कर रही हैं, जैसे सीमा के मोबाइल में फल और फूफी जैसे शब्दों का इस्तेमाल, इन्हें कोडवर्ड भी कहा जा रहा है। सचिन ने नेपाल में अपना फेक नाम रखकर एक होटल में चेक इन किया, वो इस होटल में ठहरा, नाम बदला। इस पर कई सवाल उठने लगे हैं, जैसे सीमा सचिन की प्रेमिका है या फिर कोई जासूस। वहीं आईएसआई कनेक्शन की जांच वाया नेपाल टू पाकिस्तान भी लगातार जारी है, एजेंसियों की नजर बनी हुई है। आज ये देखेंगे कि एटीएस की पूछताछ में सीमा ने आखिर क्या क्या बताया है, सीमा के मोबाइल में कोड वर्ड से आखिर कौन से राज खुले हैं। वहीं इस बीच स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का यह भी बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया कि एजेंसियों की जांच जारी है। इन्हीं सवालों पर आज महाबहस होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सीमा सचिन की माशूक या नापाक जासूस? नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? क्या कोई संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, रिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई कानून। कनेक्शन की जांच वाया नेपाल टू पाक। जहां तक सीमा हैदर का विषय है कि नेपाल की भूमि प्रयोग की है, तो हम लोग जो दो देश का संबंध है भारत और नेपाल का, तो हम लोग का द्विपक्षीय समझौता विभिन्न सारे हैं कि हम अपनी भूमि को किसी भी हालत में भारत के विरुद्ध में प्रयोग होने नहीं देंगे। तो वहाँ की जांच एजेंसियाँ, वहाँ की सरकार अगर चाहती है कि हमारे सरकार से कि वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रयोग किया है, तो वो 2 मिनट का विषय है, वो तुरंत उसका पता लग सकता है और हमारी सरकार, हमारा देश उनके इस कार्यों में सहयोग करेगा। एटीएस की पूछताछ में सीमा ने क्या क्या बताया? जैसे कि अभी पता चला है कि कहते हैं मोबाइल के अंदर से हमें एक स्टेटमेंट मिली है जिसके अंदर कोई फूफी और फल की बात की गई है, और ये हमारी एजेंसीज कह रही हैं कि जो ये फूफी वर्ड है और ये फल वर्ड है, ये आईएसआई के कोड में बात करने वाले कहते हैं शब्द हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि नेपाल में ये लोग कहाँ मिले। सीमा पार से प्यार, कोड वर्ड खोलेगा राज। तो इस तरीके से अगर देखें तो सीमा हैदर की जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध दिखाई देती हैं, और इस संदर्भ में गहन जांच की आवश्यकता है। और किस तरीके से उसने भारत में इलीगली प्रवेश किया, वो जाहिर है कि एक इलीगल इमाइग्रेंट है, और भारत इस तरीके के इमाइग्रेंट्स को जाहिर है कि अपनी टेरिटरी में शरण नहीं देगा, और उसके विरुद्ध जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्यार की दीवानी या जासूस पाकिस्तानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रही थी मैडम। वो हमको लगा वो लोग शायद नए नए शादीशुदा होंगे। तो सचिन जब रूम बुक करवाने आया था, तो सचिन पहले दिन आया था, तो दूसरे दिन लड़की दूसरे दिन आई थी। सचिन ने कुछ फेक नाम दिया था हमको, और उनको जब हमने न्यूज में दिखा तो उनका नाम सचिन है। हम भी थोड़ा शॉक हो गए। और उनका नाम जो हम लोग ने एंट्री किया था यहाँ पर वो डेट में, यहाँ पर और कुछ नाम। और अब वक्त है आज महाबहस के 3 राउंड के सवाल का। एक एक करके वो सवाल आपको दिखा देते हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1, सीमा हैदर की तफ्तीश, वो कोई प्रेमिका है या फिर जासूस है? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। बहुत से लोग मान रहे हैं कि इस कहानी को एक प्रेम कहानी के तौर पर देखना चाहिए, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान से आई है, जिस रूट से आई है, जो अभी तक चीजें उसके पास से मिलती रही हैं, क्या वो कोई जासूस है? ये सवाल भी बना हुआ है। सवाल नंबर 2, सीमा पार से प्यार, कोड वर्ड खोलेगा राज।
एजेंसियां जो पूछताछ कर रही हैं सीमा हैदर से, उसके पास से कई मोबाइल्स मिले हैं, जिन भाषा में चैट किया गया है उसमें कई तरह के कोड्स हो सकते हैं, कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और जासूसी पर बवाल, हिंदू संगठनों के सवाल। तो न सिर्फ हिंदू संगठन बल्कि कई मुस्लिम संगठन भी सवाल उठा रहे हैं इसको लेकर, और अलग अलग तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। मतलब बात जो है वो मोहब्बत से आगे बढ़कर अब राष्ट्रीय सुरक्षा पर आकर टिक गई है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ संजीव देशवाल जी हैं, डिटेक्टिव हैं, प्रेम प्रकाश जी जुड़ गए हैं, पूर्व एडीजी हमारे साथ, कर्नल JS सोढ़ी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बरखा त्रेहन जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेहताब उस्मानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करेंगे कर्नल JS सोढ़ी का, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल सोढ़ी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या क्लीन चिट देने में जल्दबाजी करनी चाहिए, ये मान लेने में कि हाँ ये कोई प्रेम कहानी है, या PUBG खेलकर दोनों जो हैं वो नेपाल में शादी करते हैं फिर चुपचाप भारत आ जाते हैं। ATS भी पूछताछ कर रही है, एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं, और आपने भी देखा होगा कि अब तक इतना कुछ मिल चुका है सीमा के पास से, इन्वेस्टिगेशन में और समय लेना चाहिए। जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपकी न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। अगर कोई भी वारदात होती है जिससे कि देश की सुरक्षा पे थोड़ी भी आशंका आ सकती है, उस चीज को पूरी तरह से तहकीकात करनी चाहिए। उस पे ना कोई राजनीति होनी चाहिए, ना उस पे मजहब की कोई राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर हम देखें जो भी कुछ बिंदु निकल के आ रहे हैं, जैसे आपने अभी ओपनिंग ग्राफिक्स में सही उल्लेख किया, ये बिंदु इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। ये एक सिंपल प्रेम कहानी नहीं है। इसी साल 8 मई को सीमा 70,000 पाकिस्तानी रुपए का एक मोबाइल खरीदती हैं पाकिस्तान में। उसी दिन उन्हें एक पासपोर्ट इशू होता है और अब तफ्तीश से पता चला उनके पास 2 पासपोर्ट हैं, 6 मोबाइल हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जो शादी हुई थी सचिन के साथ, वो नेपाल के मंदिर में हुई थी, पशुपति मंदिर में, लेकिन वहां पे जब हमारी जांच लोगों ने वहां गए, उन्होंने देखा वहां पे कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है। वो जिस होटल में रहे नेपाल में, उन्होंने अपने सही नाम के नीचे नहीं रहे। तो ये तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि किसी भी आदमी में शंका पैदा कर सकते हैं। हमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को पूरा टाइम देना चाहिए, बेशक हफ्ते लगे, बेशक महीने लगे, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। और यदि ये साबित हो जाता है कि ये कोई आईएसआई एंगल नहीं है, कोई स्पाई एंगल नहीं है, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी है, तो इनको और इनके चारों बच्चों को भारत में रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें हमने पाकिस्तान ठीक है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात पर चल रही है कि क्या कोई जल्दबाजी होनी चाहिए क्लीन चिट देने में, या किसी भी थ्योरी को कंफर्म कर देने में समय लगना चाहिए। संजीव देशवाल जी हमारे बीच में, डिटेक्टिव। संजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो जासूसी के मामले होते हैं कई बार जितने सिंपल दिख रहे होते हैं उससे कहीं पेचीदा परिस्थिति होती है, और वो लड़की पाकिस्तान से आई है, बहुत सारी चीजें उसके पास से मिली हैं, वो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही हैं, लोग अलग अलग तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो ये आखिर जासूसी होती किस तरह से, आपसे समझना चाहेंगे, कैसे प्लांट किए जाते हैं जासूस, खास तौर पर वो महिला जिसका इस्तेमाल कोई एजेंसी करे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम शक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कंक्रीट एविडेंस अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम सिर्फ सर्कमस्टेंस एविडेंस के बिहाफ पर इन्वेस्टिगेशन ही करते रह जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्कमस्टेंस एविडेंस तो हमारे पास बहुत सारी हैं, वजह कि वो हमारे देश में आती हैं, उनके पास जो रिकवरीज होती है वो काफ़ी सस्पिशियस रिकवरीज हैं। तो ये सब के सब जो एविडेंसेस हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं बहुत सताई हुई हूँ पति के द्वारा, और मेरे कहते हैं 4-4 बच्चे हैं, चाहे वो इसको सिंपैथी कार्ड बोला जाए, ये सारी चीज़ें साफ नज़र तो आती हैं कि सर्कमस्टेंसेस ये कहती हैं कि वो कहीं ना कहीं पाक कहते हैं स्पाई हो सकती हैं। लेकिन समझना ये होगा कि क्या हम सिर्फ सर्कमस्टेंस एविडेंस के ऊपर ही चलते रहेंगे या हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंस भी है। अब हमें कंक्रीट एविडेंस कहां से मिलेगा? पाकिस्तान तो हमारी इसमें मदद कोई करेगा नहीं। हम अगर पाकिस्तान से मदद लेने की कोशिश भी करेंगे तो नेचुरली अगर पाकिस्तान की तरफ से वो प्लांटेड स्पाई है तो वहां से हमें कोई किसी तरीके की ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं। तो उस कंडीशन में हमारे पास सर्कमस्टेंस एविडेंस रह क्या गया? हमारे पास सर्कमस्टेंस एविडेंस सिर्फ ये रह गया कि वो बिल्कुल। और जो आशंका व्यक्त आप कर रहे हैं उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, सीमा हैदर से जुड़ी ये बड़ी ब्रेकिंग है। सोर्सेस से खबर मिल रही है कि जांच में सीमा के जासूस होने का फिलहाल सबूत नहीं मिला है। एटीएस को जांच में अभी तक जासूसी से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीमा हैदर और सचिन से एटीएस की पूछताछ खत्म हो गई है और यूपी के गृह विभाग को अब इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी।
तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सीमा हैदर से जुड़ी हुई। हमारे सहयोगी शिवम प्रताप ऑनलाइन पर जुड़ गया, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। शिवम, कई घंटों तक पूछताछ सीमा से हुई, सचिन से हुई, सचिन के पिता से हुई। अब एटीएस को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि वो जासूसी से जुड़ी है, तो क्या इसे क्लीन चिट समझा जाए या फिर अभी नतीजा ये निकालने में जल्दबाजी होगी? देखिए, बिल्कुल अभी तक इस पूरे मामले में एटीएस ने लगातार 2 दिन तक सीमा, सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ की थी। यूपी पुलिस भी इस पूरी जांच प्रक्रिया में इन्वॉल्व थी, लेकिन सूत्रों की माने तो एटीएस सूत्रों की माने अभी तक सीमा हैदर के जासूस होने को लेकर कोई पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगाए, लेकिन उसके बावजूद एटीएस लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। फिलहाल जो पूछताछ का दायरा था एटीएस और यूपी पुलिस का, वो खत्म हो गया है। अब जो रिपोर्ट है वो यूपी के गृह विभाग को भेजी जाएगी। बाकायदा इस पूरी रिपोर्ट में हर बात का जिक्र होगा, क्या क्या बरामदगी हुई, कहां से एंट्री ली और इसके पीछे मोटिव क्या था। हालांकि पुलिस ने जो आधिकारिक तौर पर पहली विज्ञप्ति जारी की है उसमें भी ये बताया है कि अभी तक इस मामले में कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिसको लेकर ये कहा जाए कि सीमा जासूस थी। ठीक है, लेकिन एटीएस और यूपी पुलिस की पूछताछ खत्म हुई है, पर इसका ये कतई अर्थ नहीं होता कि सीमा को क्लीन चिट मिल गई है। एजेंसियां भी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, नेपाल में जाकर छानबीन की जा रही है। जिस होटल में रुके थे दोनों, वहां गलत पहचान सचिन ने बताई थी। 4 से 5 मोबाइल मिलना, 2 बर्थ सर्टिफिकेट, कई आधार कार्ड, बहुत कुछ ऐसा है जो अभी संदिग्ध होने की तरफ इशारा करता है। बरका त्रिहन जी का रुख कर लेते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे बीच में है। बरका जी, इन तमाम आशंकाओं के बीच आज सचिन के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। वहां पर लोग यही कह रहे हैं कि सीमा हैदर को वापस भेजा जाए। अगर सीमा हैदर आ सकती है तो हाफिज सईद भी आ सकता है। जी देखिए, ये जांच एजेंसियों का काम था, जांच एजेंसियां अभी काम कर रही हैं, हम अभी उन्हें क्लीन चिट नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान जो है एक शत्रु देश है और वहां से आई है मोहतरमा, तो इनके ऊपर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। बहुत कड़ी जांच होनी चाहिए, इस जांच को उस लेवल तक होना चाहिए कि मैं तो ऐसा समझती हूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इशरत जहां को प्लांट किया गया था आईएसआई द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के लिए वो खतरा थी, ऐसे ये भी हो सकती है। तो जांच की गंभीरता बढ़नी चाहिए और हमारे देश की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है, बाकी सारी बातें बाद में है। साथ में ही जो हमारे हिंदू भाइयों को, बहनों को वहां पर थ्रेट किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात की जा रही है कि सीमा को वापस करो, तो ऐसी सीमा भाभी में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है भारत को कि इन्हें रखे और वहां अपने हिंदू भाइयों बहनों को खतरा में डाल दे, अपने मंदिर तोड़वाए। तो ये कतई गवारा नहीं है। सीमा को जल्द से जल्द रिपोर्ट किया जाए। और साथ में इकरा भी आई थी इसी तरीके की लव स्टोरी लेके। क्या और हाल ही में एक जूली भी आई थी, वो बांग्लादेश से आई थी, जूली भी आई थी, उन्होंने भी यहाँ पर शादी रचाई, वो बांग्लादेश से आई थी, उनकी भी कहानी थी। अब ऐसे आप ढूंढने चलेंगे तो बहुत सी कहानियां मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर बात राष्ट्र सुरक्षा की है। मैं लौटूंगी आपके पास बरका जी। मेहताब उस्मानी भी हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर। मेहताब जी, आपका टेक। मैडम आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। देखिए मैडम, सबसे पहला सवाल तो उठता है सुरक्षा एजेंसी पे। क्या नेपाल के रास्ते पूरा पाकिस्तान इंडिया में आ जाएगा? अगर सीमा हैदर आ चुकी है तो वो बोलती है कि मैं नेपाल के रास्ते इंडिया में आई है, तो सारा नेपाल के रास्ते पूरा पाकिस्तान कल इंडिया में आके बैठ जाए, कोई भी आतंकवादी इंडिया में आके बैठ जाएगा, सुरक्षा एजेंसी का क्या काम है? और दूसरी बात ये, आपने सुरक्षा एजेंसी अब इतने दिन बाद उनकी छानबीन करी है, जिस दिन वो आई थी उसी दिन क्यों नहीं की? धर्म परिवर्तन करा के उसकी जान को खतरा पैदा किया कि वो पाकिस्तान वापस भी ना जा पाए, तब जांच क्यों नहीं की? आपने पहले उसका तमाशा बनाया, धर्म परिवर्तन कराया, सीमा ने अपनी मर्जी से किया है। पहले तमाशा बनाया उसका, धर्म परिवर्तन कराया, सीमा ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। और अब आप सावन के व्रत रखने शुरू किए और उसने कहा है कि मैं गंगा भी नहा लूंगी, किसी ने फोर्स नहीं किया। बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जांच हो रही है और जांच का दायरा बढ़ना चाहिए। क्लीन चिट देने में कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ मेहताब उस्मानी जी, इसको आप हिंदू मुसलमान का एंगल देने की कहीं से भी कोशिश मत करिए, इसको नेशनल इंटरेस्ट में ही रहने दीजिए। मैं तो सुरक्षा एजेंसी पे सवाल उठा रहा हूँ कि वो अंदर आई, सीमा पर उठा रहे हैं कि नहीं सवाल, पाकिस्तान पर उठा रहे हैं कि नहीं सवाल, धर्म परिवर्तन पर उठा रहे हैं सवाल, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। सुन लीजिए पहले, प्लीज सुन लीजिए। सवाल उस पे बरका त्रिहन भी कुछ कह रही है, उनको ऑडियो आप रखिए पीसीआर। हो सकता है वो भी कोई एजेंट हो पाकिस्तान का, जो यहाँ इंडिया में काम कर रहा हो पाकिस्तान के लिए, उसने उसको बुलाया हो जासूस को यहाँ, उस पे भी सवाल है। जांच उसकी भी होनी चाहिए जिसने इसको यहाँ बुलाया है। नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या है उसका लड़के का, जिसने उसको यहाँ बुलाया, उस पर भी पूरी जांच होनी चाहिए। सचिन का जिक्र कर रहे हैं, पूछताछ चल रही है कि किसी पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में बुला रहे हो
तो इसका मतलब आप भी कहीं न कहीं साठगांठ है उनसे। ठीक है, ये आशंका आपने व्यक्त की। ठीक है मेहताब उस्मानी जी, लौटेंगे आपके पास। सवाल अब कर्नल जेएस सोढी जी आपसे यही कि हमने देखा सीमा का जो प्रकरण भारत में चल रहा है, छानबीन चल रही है, उसके साथ भी सामाजिक रूप से आप देख रहे हैं कि अचानक से वो सीमा भाभी बन जाती हैं, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इस बीच चिंताजनक घटना पाकिस्तान में हुई है जहां पर एक हिंदू मंदिर के ऊपर रॉकेट्स फेंके गए और कट्टरपंथियों ने धमकी दी कि अगली बार इंसानों पर छोड़े जाएंगे, मंदिर के लोगों को निशाना बनाया जाएगा, वरना सीमा को वापस भेजो। तो ऐसे में सरकार के लिए इस स्थिति को आप कैसे समझाएंगे? देखिए आशा जी, सरकार के लिए यह स्थिति तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ एक औरत की जान है और दूसरी तरफ जो हमारे हिंदू, सिख और क्रिश्चियन भाई हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर ये वार्निंग आ चुकी है कि उनके ऊपर अटैक होगा। तो हमारे सरकार के लिए तो बहुत एक चिंताजनक बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो तफ्तीश हो रही है इसको आराम से होनी चाहिए। अगर यूपी की एटीएस, जो कि बहुत अच्छी एजेंसी है, अगर उन्हें कुछ नहीं भी मिलता है, इस केस को एनआईए को देना चाहिए, क्योंकि एनआईए भारत की सबसे सर्वोत्तम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। देखिए आज की दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। सिर्फ बात आती है टेक्नोलॉजी की। किसी भी स्टेट पुलिस फोर्स में वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होगी जो कि एनआईए के पास होगी। तो अगर यूपी एटीएस कहती है कि सीमा से कुछ नहीं मिला है, इस जांच को पहले एनआईए को देना चाहिए, एनआईए की रिपोर्ट पहले आनी चाहिए और एनआईए की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कोई कदम लेना चाहिए हमारी सरकार को। ठीक है, बरखा त्रेहन जी आप कुछ कह रही थी जब मेहताब उस्मानी अपनी बात रख रहे थे उस वक्त। जी वो ये कह रहे थे लगातार धर्म परिवर्तन। हमारे देश में कभी ऐसा नहीं होता, किसी हिंदू को के घर में ऐसा नहीं होता कि मुसलमान लड़की से अगर शादी हो उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए, ऐसे कोई केसेस नहीं है। हम कभी भी किसी को बाध्य नहीं करते। ये सब झूठ है, ये फरेब, ये बक्की बातें मत करिए। हाँ, ये बात जरूर करिए कि वो किस मंशा से आई है, क्या जरूरत थी। उनके तो 4 बच्चे, उनका पति वहां पाकिस्तान में उनकी वेट कर रहा है। वो लगातार गुहार लगा रहा है हमारी सरकार से कि मेरी पत्नी को वापस, मेरी बीवी को वापस करो। तो ये तो फटाफट इनको वापस डिपोर्ट करना चाहिए। अपने पहले पति से इन्होंने अभी तलाक लिया नहीं है, इनकी दूसरी शादी कैसे हो सकती है? तो वैलिड ही नहीं है। ये बड़ा लीगल पॉइंट है। जब ये शादी वैलिड ही नहीं तो ये यहाँ रहेंगी कैसे? साथ में यहाँ की नागरिकता ये तो अभी मिल ही नहीं सकती इनको, तो ये किस हैसियत से रहेंगी? बड़ा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन टाइम है, इस टाइम ये सीए की बातें कर रही हैं, ये कई जगह पे हलाला की बातें करती हैं, ये यूसीसी की बातें करती हैं। ये बातें इनको सिखाई किसने? पाकिस्तान में तो ये बातें नहीं होती। ठीक है, चिंताजनक है। किसने सिखाई है? ठीक है, प्रेम प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। यही बातें जो बरखा त्रेहन कह रही थी कि इतने सब विषयों पर वो अपनी बात रख रही है, खुद को 5वीं पास बताती है, लेकिन जब एटीएस ने उसके सामने अंग्रेजी का एक पैराग्राफ रखा तो फर्राटे से उसको पढ़ गई। उसको सिंधी भी आती है, उसको हिंदी भी आती है, और जिस तरीके के वीडियोस उसने खुद बना करके डाले हैं, वहां पर जो बातें कह रही है, एम्बिशियस लड़की, बहुत कुछ है जो पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे मामलों में जब भी कर रहे हैं तो वो तरह तरह की बातें करते हैं, वो पूरा मिसलीड करने की पूरी कोशिश की जाती है उसमें, और संभवतः इसी तरह का ये मामला है। अगर इनका मंशा साफ थी तो ये इलीगल रूप से जिस तरीके से आए हैं, अपराध इनके प्रति बन ही जाता है। फॉरेनर्स एक्ट का मुकदमा बनेगा, अन्य इनके द्वारा कोई कृत्य किया गया होगा जो हेराफेरी की गई है रिकॉर्ड्स में, जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स या जहां भी इन्होंने गलत रिप्रेजेंटेशन दिए, तो ये सभी उसके दायरे में आएगा क्राइम के। और दूसरा, पाकिस्तानी को रखना अपने घर पर, ये भी जो है और इन्फॉर्म ना करना, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी यूनिट में जो है, पाक यूनिट हर जिले में बनाई गई है, इसमें एलआईयू में इनको सूचित करना चाहिए था अगर कोई पाकिस्तानी आ गया। जिसके भी नॉलेज में ये रहा है तो इन्होंने छिपाया है, तो ये एक कृत्य किया है जो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई उन लोगों पर भी बनती है जिन्होंने बिना इन्फॉर्म करे एलआईयू में जाए, उनको अपने घर में रखा। संजीव देशवाल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बहुत सारे जो चैट्स सामने आए हैं जिनको एजेंसियां देख पाई हैं, उसमें कुछ खास तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जो कह रहे हैं कि आईएसआई की टर्मिनोलॉजी है, तो उसको आप कैसे समझाएंगे? कौन से खास शब्द हैं? आपने भी देखा होगा। हाँ, मैंने देखा है कि फूफी और फल जैसे कहते हैं कोड यूज़ किए गए हैं, जिसको कि हमारी एजेंसीज कहती हैं कि आईएस इसको कहते हैं एक तरीके से अपने इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करती है। हमें ये समझना होगा कि आज एटीएस ये कहती है कि हमें इनके खिलाफ कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि ये कोई जासूस हो सकती हैं।
हमें ये भी समझना होगा कि क्या वो एक्शन में आ गई थी, क्या वो यहाँ पे आके कोई एक्शन कर रही थी। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कोई इंटरनेशनल स्पाई कहीं पर डिप्लॉय होता है तो उसका ये मतलब नहीं कि जिस दिन वो डिप्लॉय हो गया उस दिन के बाद वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने लग जाएगा। पहले वो अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट करता है, वहाँ के लोगों का विश्वास जीतता है, वहाँ की दुनिया को समझता है, वहाँ के कानून को समझता है, और ये सारी इन्वेस्टिगेशन और ट्रेनिंग उसको बहुत पहले मिली होती है। इसमें 5-10 साल लगते हैं। वो 4 बच्चों को लेके आती है, हमें नहीं पता बायोलॉजिकल उसके बच्चे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं कि हमें उसका DNA करवाना चाहिए था बच्चों का, लेकिन ये कह देना कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिल रही, मुझे लगता है कि बहुत जल्दीबाजी होगी। और वैसे भी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पाई नहीं हो सकती, क्योंकि स्पाई का काम ही किसी देश में जाकर 10-15 दिन, महीने, 6 महीने के अंदर कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करना नहीं होता। वो यहाँ हमारे देश में 14 मई को आती हैं, 4 जुलाई को पकड़ी जाती हैं। इस बीच 2 महीने के लिए वो अपने आप को हाइड रखती हैं। कोई उन्होंने आके अपने आप को खुद एक्सपोज नहीं किया है, वो खुद पकड़ी गई हैं। पकड़ी जाने के बाद जो 2 महीने वो गायब रही हैं, 2 महीने क्या उन्होंने ऐसा तो नहीं कि पूरे देश के अंदर रैकी की हो और जगह जगह जाके देखा हो कौन सी जगह मुझे जाना है, क्या मुझे करना है। और वो जो 2 महीने वो गायब रही हैं, 2 महीने गायब रहना, सचिन का अपनी आईडी नेपाल में झूठी बताना, ऐसा अगर वो सचिन से ही प्यार करती थी तो सचिन के साथ वो नेपाल में भी रह सकती थी। अरे भाई, सचिन के साथ अगर वो प्यार करती तो हमारे देश को क्या मिलता? सचिन को एक कहते हैं लड़की मिल जाती या कहते हैं कोई लेडी मिल जाती, लेकिन अगर वो स्पाई है तो क्या होता? हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब वो एक्सपोज हो गई है, उन्होंने क्राइम किया है, उनको क्राइम करने के बाद डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको सजा देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने उनको डिपोर्ट कर दिया तो हमें ये समझना होगा कि क्या हम एक पाकिस्तान के साथ साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भी मंचा नेपाल से आए पकड़ा जाए तो डिपोर्ट हो जाए, ना पकड़ा जाए तो फिर वाजिब आपने डॉट्स हैं वो सामने रखे हैं। और हमारे साथ मेहताब उस्मानी है, मुस्लिम स्कॉलर। मेहताब जी बताइए, कई हिंदू संगठनों ने इस चीज को स्वीकार किया, इस बात को मानने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए धर्म परिवर्तन किया है, वो पूरी तरह से शादीशुदा होकर के आई हैं, बहुत तरह की बातें। बहुत से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उसको अपोज किया क्योंकि उनको ये बात बुरी लग रही थी कि कैसे एक मुसलमान लड़की आके हिंदू धर्म ले लेती है, सोमवार के सावन के व्रत रख रही है, तुलसी की पूजा कर रही है। मैडम देखिए, मैं उस सीमा हैदर पर मेरा सवाल है उस पे जिसने उसको देश में बुलाया, उसने इंक्वायरी की थी ये सीमा हैदर कौन है, उसने पता लगाया था ये क्या करती है, कहाँ से आई, पहले कहाँ रही, किसके साथ रही, ये जासूसी तो नहीं करती है किसी के लिए, स्पाई तो नहीं है कोई। उसने, आप सवाल उससे पूछो उस लड़के से जिसने उसको इंडिया में बुलाया, ये अपनी मर्जी से नहीं आई, उसने बुलाया। ये प्लानिंग मिलजुल कर ही रही है, प्लानिंग मिलजुल कर रही है। दोनों पबजी खेल रहे थे, एक भारत में बैठा था, दूसरी पाकिस्तान में बैठी थी, दोनों पबजी खेल रहे थे, दोनों में किसी तरह की सहमति बनती है। वो नेपाल जाते हैं, वहां बताते हैं कि शादी की, फिर किसी होटल में नाम बदल के रहते हैं, फिर भारत में आते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर एजेंसियों की नजर है, वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। चलिए, समय खत्म हो गया बहस का। आप सभी लोगों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अब वक्त आ गया है सीमा हैदर के हर राज से पर्दा उठाने का, क्योंकि मामला मोहब्बत से होता हुआ अब राष्ट्रीय सुरक्षा तक जा पहुंचा है। अब इतना तो साफ है कि हकीकत वो नहीं है जो सीमा हैदर दिखाने की कोशिश कर रही है, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। दरअसल सीमा हैदर की कहानी ही पूरी फिल्मी है। सीमा का बिना वीजा के भारत आना कुछ ऐसा है जैसे कि फिल्म बजरंगी भाईजान में बिना पेपर्स के सलमान खान का पाकिस्तान चले जाना। सीमा के वीडियो सोशल मीडिया में इस कदर धूम मचा रहे हैं कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान के ट्रेलर से ज्यादा व्यूज सीमा की रील्स पर आ रहे हैं। सीमा हैदर सनी देओल की फिल्म गदर के गाने गा रही है। अंदाजा लगाइए चंद दिनों में कितनी मशहूर हो चुकी है सीमा हैदर। लेकिन सीमा का बात करने का अंदाज, सीमा का इमोशनल बयान सुनकर यह तय कर पाना मुश्किल है फिलहाल कि सीमा की कहानी हकीकत है और कितना फसाना है। शायद इसीलिए कहा जाता है एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। सीमा का सच सामने लाने के लिए गंभीरता से जांच जरूरी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।